डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं। वह है स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं, जब हम कॉपर सल्फेट लैब में जनरली काम में आता है, ये एक नीले कलर का कंपाउंड होता है जिसमें हम जब इसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को हम इसमें क्रिस्टलीय जल की तरह शो करते हैं। ठीक है ना। तो इसका फार्मूला हम किस तरह से लिखेंगे? कॉपर सल्फेट 0.5H2O। इसमें क्रिस्टलीय जल के एक अणु की प्रकृति शेष 4 वाटर मॉलिक्यूल से डिफरेंट होती है। इसका कारण भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। अब ये किस तरह से हो रहा है इसको हम समझते हैं कि जैसा कि ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इसमें 1, 2, 3 और 4 है ना। इसमें कॉपर आयन अष्टफल की ऑक्टाहेड्रल आकार में क्या करता है? 6 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा घिरा रहता है। 4 तो ये वाटर मॉलिक्यूल वाले हो गए और 2 सल्फेट आयन के होते हैं इसमें, है ना। तो इस वजह से जल का जो 5वां सल्फेट आयन तथा उप सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आपके देखिए यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसमें 4, और 5वां सल्फेट आयन उप सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित 2 वाटर मॉलिक्यूल के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि इसकी स्ट्रक्चर आपके, अगर हम जॉन टेलर इफेक्ट देखते हैं अष्टफल की आकृति में, तो भी इसमें 5वें मॉलिक्यूल की नेचर अलग होती है। उसका कारण कॉपर का विन्यास होता है। और इसमें जब हम देखते हैं तो 4 वाटर मॉलिक्यूल तो इसमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, जबकि एक वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वह सल्फेट आयन और हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके बीच में इंटरमीडिएट की तरह रहेगा और वह भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। अब इसमें हम नेक्स्ट ले रहे हैं डेंसिटी ऑफ आइस। यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें जब हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि बर्फ़ के घनत्व के बारे में हम जनरली डिस्कशन करते हैं कि -4 डिग्री पर उसका बिहेवियर अलग होता है और 0 पर अलग होता है और उससे ऊपर अलग होता है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि सामान्यतः किसी जब द्रव को हम ठंडा करते हैं तो वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, जिससे उसका घनत्व बढ़ जाता है क्योंकि ठोस में मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन जब हम वाटर को ठंडा करते हैं तो उसका घनत्व जो है 4 डिग्री तक तो उसका घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद कम होगा, अर्थात 4 डिग्री पर घनत्व जल का सबसे अधिक होगा। ठीक है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो प्रत्येक जल का अणु जो है वह क्या होता है? 4 अन्य जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए रहता है। ये देखिए अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनमें से 2 जल के अणु हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा, हर जल का अणु एक तो 2 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा और ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा इस तरह से बंधित होता है कि इसमें केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु जो है 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा एक चतुष्फलकीय रूप से घिरा हुआ रहता है, जिससे इसमें सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित 2 हाइड्रोजन परमाणु, ये और ये सहसंयोजक द्वारा बंधित 2 हाइड्रोजन परमाणु निकट, जबकि 2 हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होते हैं, ये वाला और ये वाला, यह थोड़े दूर स्थित होते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से इसमें हाइड्रोजन बंध के कारण अणुओं के बीच में काफ़ी स्पेस बचा रहता है और यह एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर या खुले पिंजरे के समान संरचना बनाते हैं, और जिससे क्या होगा कि इसके आयतन में वृद्धि होगी और द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आयतन में वृद्धि के साथ इसमें घनत्व में भी कमी आएगी। अतः यही कारण है कि
ठोस होते हुए भी जो बर्फ़ है वह जल की सतह पर तैरती रहती है। अब इसमें है कि जब आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि बर्फ़ पिघलती है और चतुष्फल की संरचना धीरे धीरे टूटने लगती है और जिससे जल के अणु और भी क्लोज आ जाते हैं और अणुओं के बीच की दूरी निरंतर घटने लगती है। और जब ये दूरी घटेगी तो उसका घनत्व बढ़ता जाएगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह प्रक्रिया प्रभावी रहती है और 4 डिग्री पर जल का घनत्व एकदम अधिक हो जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर जल के अणु सबसे अधिक क्लोज रहते हैं। 4 के बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जल का घनत्व पुनः कम होने लग जाएगा क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होगा, जल के अणु दूर दूर जाएंगे और एक दूसरे से वह धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने पर वह वाष्प अवस्था में भी कन्वर्ट होते जाएंगे। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट से हम समझे हैं कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे हाईएस्ट होगा और उसके कम करने पर जल का घनत्व बढ़ता जाएगा क्योंकि उसमें टेट्राहेड्रल रूप में सारे वाटर मॉलिक्यूल उसमें अरेंज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अणुओं में संगुणन होता है और संगुणन की निश्चित नियमितता के कारण इसमें अलग अलग टाइप के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जो इस तरह से होते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। अब देखिए एक विमीय संरचनाएं। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो मॉलिक्यूल है इसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण जो एक विमीय संरचना बनती है क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या करेगा, वो एक ही दिशा में बॉन्ड बनाते जाएगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की जिगजैग टाइप की चेन लाइक स्ट्रक्चर बनती है। अब नेक्स्ट इसमें आती है द्विविमीय या 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यह संरचनाएं क्या होती है, परतनुमा होती है या शीट लाइक। देखिए बोरिक एसिड की जो 2D स्ट्रक्चर है उसको हम समझ रहे हैं, जहाँ पर जो बोरोन परमाणु को सॉलिड डॉट से दिखाया है और हाइड्रोक्सिल को सर्कल से। तो इसमें बोरोन परमाणु हर जगह 3-3 इससे हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स के ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपकी द्विविमीय या 2 दिशाओं में जा रही है, तो शीट लाइक स्ट्रक्चर होगी। थर्ड है इसमें त्रिविमीय संरचना। इसके अंदर हमने क्या किया, अभी त्रिविमीय में देखा है ना, वाटर मॉलिक्यूल जब वाटर में जब उसका घनत्व को डिस्कस किया था तो उसकी त्रिविमीय या चतुष्फल की संरचना बनी थी जो 3 दिशाओं में उस मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करती है। अब हम देखते हैं कि क्लेथरेट कंपाउंड्स। क्लेथरेट कंपाउंड इस प्रकार के यौगिकों में कुछ अणु जो होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा बंध बनाकर क्या करेंगे, पिंजरे जैसी संरचना बनाएंगे और उसके बीच में जो खाली स्पेस रहता है उसमें कोई अन्य कम साइज वाला परमाणु आके फंस जाता है और फंसे हुए जो परमाणु होता है उसको हम गैस कहते हैं और जो पिंजरे लाइक स्ट्रक्चर जिन अणुओं से मिलकर बनी होती है उन्हें हम होस्ट कहते हैं। और यह उस पिंजरे से तब तक मुक्त नहीं होता जब तक कि उस क्रिस्टल को गर्म करके या किसी विलायक में घोलकर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं देते। तो जब उसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तभी वह मॉलिक्यूल उसमें से रिलीज हो पाएगा, अदरवाइज वह उस पिंजरे में कैद टाइप ही रहेगा। जैसे आर्थोक्विनॉल के जलीय या अल्कोहलीय विलयन का ऑर्गन गैस के 10 से 14 वायुमंडलीय दाब पर अगर क्रिस्टलीकरण करोगे तो क्लेथरेट कंपाउंड प्राप्त होगा जो आपके इस तरह का होगा। देखिए जिसमें पिंजर यौगिक रासायनिक प्रकृति के नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें वैसे तो कोई बॉन्ड नहीं बनता, बिना बॉन्ड का ये एक कंपाउंड होता है। और इसमें ऑर्थोक्विनॉल बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो ऑर्थोक्विनॉल के ये 2 फिर ये 2 फिर ये 2 इन सब के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से देखिए ये एक ऐसी पिंजरेनुमा संरचना बन गई है और जिसके अंदर ऑर्गन परमाणु जो है वह एक गेस्ट के रूप में, ये सारे तो आपके होस्ट कहलाएंगे और ये आपके गेस्ट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा।
तो ये इसमें तब तक कैद रहेगा जब तक कि इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर टूट नहीं जाती और साथ ही इसमें नया कंपाउंड को हम इसको कहीं डिज़ोल्व ना कर दें। ये जब इसमें डिज़ोल्व होगा तभी ये इसमें से रिलीज़ होगा। तो इस तरह से अब तक हमने जो भी स्टडी करी वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के इफ़ेक्ट्स थे जो हमने देखे और इसके बेस पे हमने मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। ओके, थैंक यू।